तो दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे आप लोग जब पूरा सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और ये कहानी कई दिन तक आप लोगों के माइंड में घूमती रहेगी और आपके माइंड को घुमा देगी। क्योंकि साल 1995 में एक ऐसी वारदात हुई थी जिस वारदात ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। और ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची घटना पे आधारित है जिसे तंदूर कांड का नाम दिया गया था। तो चलिए अब विस्तार के साथ और प्यार के साथ कहानी को शुरू करते हैं। आप लोगों से अपील है कि जनाब वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आप लोगों के लिए सच्ची घटनाओं की कहानियाँ लेके आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट है, एक लाइक और सब्सक्राइब दे दिया करें जिससे कि हमें भी हमारी मेहनत का कुछ फल मिल सके। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के गोल मार्केट के एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारतीय राजनीतिक पार्टी का एक जाना माना नेता था, लेकिन सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना सहानी और उसके कॉलेज के ज़माने के दोस्त मतलूम करीम पर पहले ही कुछ शक था। लिहाजा होता यह है कि 2 जुलाई 1995 की रात तकरीबन 9 बजे जैसे ही सुशील शर्मा अपने ऑफिस के काम को ख़त्म करने के बाद अपने घर आता है, तो वह देखता है कि उसकी पत्नी नैना सहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही है। और जैसे ही नैना सहानी की नज़र सुशील शर्मा पे पड़ती है, तो नैना सहानी चौंक जाती है और फ़ोन को कट करके रख देती है। इसके बाद सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी से पूछता है, किसका फ़ोन था? तो नैना सहानी कहती है, रॉन्ग नंबर था। ये कहते हुए किचन में चली जाती है। उसके बाद सुशील शर्मा आता है और लैंडलाइन नंबर को रिलेट कर देता है, रिसीवर को कान से लगा लेता है। उसके बाद सामने से मतलूम करीम की उसे आवाज़ सुनने को मिलती है। सेम ऐसा ही होता है जैसा सुशील शर्मा को शक था। उसके बाद सुशील शर्मा रिसीवर रखता है और किचन में अपनी पत्नी नैना सहानी के पास जाता है। नैना सहानी किचन के सामने ही दरवाजे में खड़ी हुई थी। तो वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी सुशील शर्मा की पत्नी नैना सहानी इस पर कुछ तर्ज देती है। तभी सुशील शर्मा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गुस्सा चंद मिनट का सब कुछ बिगाड़ देता है। सीधा सुशील शर्मा अपने बेडरूम तक जाता है और बेडरूम में से अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाल लाता है। पहली गोली अपनी पत्नी नैना सहानी के मारता है तो छत में लगी सीधी एसी में जाके लगती है, जबकि दूसरी गोली नैना सहानी की गर्दन में लगती है और तीसरी गोली नैना सहानी के सर में लगती है और नैना सहानी वहीं गिरती है और मर जाती है। थोड़ी देर के बाद सुशील शर्मा सोचता है, गुस्से में मुझसे कुछ बड़ा कांड हो गया है। वो खुद को भी सेफ महसूस नहीं करता है और फिर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। थोड़ी ही देर के बाद सुशील शर्मा अपने बेडरूम में जाता है और काला पोलोथीन बैग लेके आता है। जिस काले पोलोथीन बैग में अपनी पत्नी नैना सहानी की लाश रखता है और खून को अच्छे से साफ कर देता है। उसके बाद वह बाहर निकल के आता है घर के और देखता है कहीं कोई है तो नहीं आसपास, या देख तो नहीं रहा है। तब वो समझ लेता है कि घर के आसपास कोई नहीं है, ना ही कोई उसे देख रहा है। तभी वह अपनी पत्नी के लाश के काले पोलोथीन बैग को खींच कर लाता है और अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। उसके बाद कार को लेकर निकल जाता है और इधर उधर घूमता रहता है। वो यही सोच रहा था कि अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आईटीओ पुल पे पहुंच जाता है। उसने सोचा था कि आईटीओ पुल पे किनारे से कार खड़ी करके अपनी पत्नी नैना सहानी की लाश को यमुना में फेंक देगा, लेकिन वो देखता है कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे भी ट्रैफिक आईटीओ पुल पे ज़्यादा है और कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तभी वो डर रहा होता है कहीं उसे कोई लाश फेंकते वक्त देख ना ले। और फिर सुशील शर्मा भारतीय राजनीतिक पार्टी का जाना माना नेता भी था, इसीलिए वो यह भी डर रहा था कहीं उसकी छवि खराब ना हो जाए। फिलहाल होता यह है कि तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो चल देता है कार को लेके कनॉट प्लेस की तरफ। कनॉट प्लेस जब पहुंचता है तो वो वह बगिया रेस्टोरेंट जाता है। वही बगिया रेस्टोरेंट जो अब संग्रीला होटल है। दोस्तों, इसी संग्रीला होटल के पार्क में वह अपनी कार को 1995 जुलाई महीने में
पार्क कर देता है। उसके बाद वह बगिया रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। 1995 में बगिया रेस्टोरेंट का हेड जो है केशव हुआ करता था, जो केशव सुशील शर्मा का बहुत ही काफ़ी और क्लोज दोस्त था। लिहाजा होता यह है कि ये रेस्टोरेंट में जाता है सुशील शर्मा और केशव से कहता है कि बहुत सारे लोग जो होटल में खाना खा रहे हैं, इन्हें खाना जल्दी से खिला के बाहर निकाल दो और कस्टमर होटल के अंदर जो आने को बाहर खड़े हैं, उन्हें मना कर दो, उनसे कह दो कि खाना खत्म हो गया है और लाइटें सभी बंद कर दो। फिलहाल इतना सुनने के बाद केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी खाना बहुत सारा है और लोग अभी आ भी रहे हैं। तो फौरन ही सुशील शर्मा अपने दोस्त केशव से चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, जो लोग रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं उन्हें जल्द ही खाना खिला के रेस्टोरेंट के बाहर करो और जो रेस्टोरेंट के अंदर आने के लिए बाहर खड़े हैं उनसे कह दो खाना खत्म हो गया और उन्हें यहाँ से भगा दो। लिहाजा होता यह है कि जब चीख के कहता है सुशील शर्मा, तो केशव समझ जाता है ज़रूर कोई बात है। उसके बाद केशव जो है फ़ौरन ही रेस्टोरेंट में खा रहे खाना लोगों को जल्दी से खिलवाता है और बाहर निकाल देता है और बाहर खड़े कस्टमरों से कह देता है कि आप लोग जाइए यहाँ से, खाना खत्म हो चुका है। तभी वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद होता यह है कि होटल के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भी घर भेज दिया जाता है और फिर होटल की जो लाइटें होती हैं उन्हें सबको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सुशील शर्मा पहली बार धीरे से अपने दोस्त केशव को बताता है कि उसके हाथ से बड़ा काम बिगड़ गया है और उसकी पत्नी नैना सहानी की हत्या हो गई है और उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आपके रेस्टोरेंट का तंदूर ही काम करेगा और इस तंदूर में डाल के लाश को पूरी तरह से जलाया जा सकता है। दोस्तों होता यह है कि पहले तो केशव चौंक जाता है, लेकिन फिर अपने पुराने दोस्त सुशील का साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। फिर रात के अंधेरे में सुशील शर्मा और केशव जाते हैं और सुशील की कार से नैना सहानी के काले लाश वाले पोलोथीन बैग को निकाल कर ले आते हैं और फिर रेस्टोरेंट के तंदूर में डाल देते हैं। रेस्टोरेंट के तंदूर में थोड़ी आग थी और उसी दिन तंदूर में रोटियां पका के भी कस्टमरों को खिलाई गई थी। तंदूर में आग तो थी लेकिन इतनी आग नहीं थी जिससे कि एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। फिलहाल होता यह है कि अब लाश को तंदूर में डालने के बाद सुशील शर्मा उसमें कुछ रद्दियां और पोस्टर डाल देता है और आग लगा देता है। आग तो जलती है लेकिन आग इतनी तेज नहीं जलती है कि एक डेड बॉडी को जलाया जा सके। उसके बाद सुशील शर्मा पास ही में रखे एक बर्तन में बटर को मांगता है और बटर उस तंदूर में डाल देता है, जिससे कि आग खूब तेज जलने लगती है। लिहाजा होता यह है कि पास ही में एक बर्तन में और थोड़ा बटर रखा हुआ था, जिस बटर को भी सुशील शर्मा ले लेता है केशव से और वो भी बटर तंदूर में डाल देता है। इसके बाद आग खूब तेज जलने लगती है। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि बगिया रेस्टोरेंट की दीवार के भी ऊपर लपटें दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों बगिया रेस्टोरेंट के बाहर एक अनारो नाम की महिला सब्जी बेचा करती थी। जब वह बगिया रेस्टोरेंट की दीवारों के बाहर लपटों को आग की देखती है तो वो ये समझती है कि आग लग गई है। तभी अनारो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आग लग गई, आग लग गई। तभी दोस्तों अब्दुल नज़ीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल वहां से निकल रहा होता है और जब वो अनारों की इस आवाज़ को सुनता है तो भागता हुआ बगिया रेस्टोरेंट में घुस जाता है, लेकिन सामने उसके केशव आ जाता है, बगिया रेस्टोरेंट का हेड। तो अब्दुल नज़ीर पुलिस कांस्टेबल कहता है केशव से कि आग लग गई है। तो केशव कहता है आग नहीं लगी है, सुशील शर्मा अपनी कुछ रद्दियां और पोस्टर जला रहे हैं। लिहाजा अब्दुल नज़ीर कहता है कि देख के जलाइए, कहीं आग ना लग जाए, थोड़ा होशियारी से। इतना कहने के बाद अब्दुल नज़ीर पुलिस कांस्टेबल रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाने के बाद उसे कुछ दुर्गंध महसूस होती है और धुएं में उसे ऐसी दुर्गंध लगती है जैसे किसी के बाल जल रहे हों या फिर कोई मांस जलाया जा रहा हो। फौरन ही उसके दिमाग में शक पैदा होता है और अब्दुल नज़ीर पुलिस कांस्टेबल जो है भागता दौड़ता बगिया रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है केशव को हटाते हुए। जब वह तंदूर के पास जाता है तो देखता है कि जनाब एक लाश पड़ी हुई है तंदूर में, जिसका एक हाथ बाहर है। जब वह ये मंजर देखता है तो देख के बाहर आता है और पीसीआर पुलिस को फ़ोन कॉल कर देता है, जिसके बाद पीसीआर पुलिस की टीम वहां मौके पे पहुंचती है। इसी सबके बीच में जो सुशील शर्मा है वो तो भाग जाता है, लेकिन इधर जो पीसीआर पुलिस टीम है वो तंदूर की पहले तो आग बुझाती है और आग बुझाने के बाद तंदूर
दूर से लाश को बाहर निकाल लेती है। लेकिन जब तक नैना सहानी की लाश आधी जल चुकी थी और लाश को निकालने के बाद पुलिस मोर्चरी में रख देती है। फिलहाल वहां से सुशील शर्मा तो फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस जो है होटल के हेड केशव को पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद फौरन ही ये बात पता लगती है मतलूम करीम को, और जब मतलूम करीम तक ये बात पहुंचती है तो मतलूम करीम भागता दौड़ता मोर्चरी तक पहुंचता है। और मोर्चरी में जाके जब नैना सहानी की उंगलियों को देखता है जो कि पूरी तरह जल चुकी थी, हड्डियां हड्डियां थीं, और उन हड्डियों में जब वह एक अंगूठी देखता है तो मतलूम करीम कहता है कि यही नैना सहानी है और उसने पहचान लिया है। फिलहाल अब होता यह है कि पुलिस सुशील शर्मा की तलाश में लग जाती है और सुशील शर्मा अपना भेज बदलकर इधर उधर भागता रहता है, लेकिन अंत में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और पकड़ लेती है। उसके बाद जेल भेज देती है। अदालत में पीछे से एक मोटी सी चार्जशीट लगा देती है। दोस्तों, अदालत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए सुशील शर्मा को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाती है। इसके बाद सुशील शर्मा इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, जिसके बाद हाई कोर्ट ये मानता है कि गुस्से में ये कांड हो गया, लेकिन कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। इसीलिए हाई कोर्ट इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। दोस्तों, ये घटना जब साल 1995 में 2 जुलाई को घटी थी तो पूरा देश दहल गया था और हर तरफ देश में मातम ही मातम था। फिलहाल दोस्तों, ये कहानी आपको गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी सुनकर आखिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूं कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं की कहानियां आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनाने का मकसद है और जागरूक करने का मकसद है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। जब तलक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।